चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर। क्वेश्चन को नोट करते रहें। क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु, एच लिखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड 6.0 गुणे प्रति सेकंड 6.0 गुणे 10 पे 15 घात है, नहीं, हाँ 10 पे 15 घात चक्कर लगाता है, कह रहा है वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा। वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा, ये प्रश्न है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। करा कि हाइड्रोजन का एक परमाणु है और उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है अपने नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड इतना चक्कर लगा रहा है। तो बताइए उस परमाणु के कक्षक में जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उस कक्षक में कितना धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। तो देखिए, जब इसको आप हल करिएगा तो पहले देख लीजिए क्या दिया है इसमें। समय प्रति सेकंड है, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड, तो समय यहां पर t का मान 1 सेकंड दिया है। यहाँ पे जो चक्करों की संख्या है 1 सेकंड में, ठीक है, वो दिया है। चक्करों की संख्या n बराबर 6.0 गुणे 10 पे 15, ठीक है। आपसे क्वेश्चन है धारा, उस कक्षक में धारा का मान कितना होगा, धारा निकालनी है। अब प्रश्न को समझ लीजिए, ये हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है, और ये इसका नाभिक है, ठीक है। इस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, और ये इसमें घूम रहा है, और ये इस तरह घूम रहा है कि 1 सेकंड में इतना चक्कर लगा रहा है, इतना चक्कर, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इतनी बार जब घूमेगा तो इतने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगा। अगर एक चक्कर में इतना राउंड लगा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि अकेले ही वो इतने इलेक्ट्रॉनों के बराबर काम कर रहा है, यानी उस कक्षक में इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? नहीं समझे? जैसे अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और यही इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में जब इतना राउंड दिखेगा तो यहाँ जो इसको ऑब्जर्व करेगा उसको लगेगा कि इतने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं,
समझ में आ गई बात? 1 सेकेंड में जितना चक्कर लगाता है ना, वही इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। यानी 1 सेकेंड में उतने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। क्लियर? बोलिए, समझ में आई बात? तो देखिए, चक्करों की संख्या बराबर हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया। अब देखिए, तो आवेश कितना प्रवाहित होगा, अगर 1 सेकेंड में उतने इलेक्ट्रॉन यानी इतने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो आवेश कितना होगा, Q बराबर N इंटू, ये आवेश निकालने का सूत्र है, N आपको मिल चुका है 6.0 गुणे 15, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना 16 छके 96, यही होगा ना, एक अंक के बाद दशमलव है लगा दीजिए, गुणे 5 में -19, 15 में -19 जोड़ेंगे घट के -4 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा ये कूलाम, ये आ जाएगा किसमें, कूलाम में। इतना कूलाम आवेश जो है 1 सेकेंड में प्रवाहित होगा। तो धारा कितनी होगी, तो देखिए, प्रवाहित प्रवाहित क्या, धारा, I बराबर क्या होता है, Q बाई Q का मान दिया है 9.6 इंटू 10⁻⁻, अपान समय 1 सेकेंड। तो धारा का मान कितना हो जाएगा जी, I इक्वल टू 9.6 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, यानी इतनी धारा उसमें प्रवाहित होगी। ठीक है, इतनी धारा जो है उसमें प्रवाहित होगी। अगर आप दशमलव को एक अंक आगे ले जाएंगे, आगे, तो देखना ध्यान से, जब एक अंक आगे जाएगा ना तो कितना हो जाएगा 0.96, तो जब एक अंक आगे जाएगा तो इस पे एक प्लस जोड़ेंगे तो 10 पे कितना हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। अब देखो 0.96 और 10 पे -3 क्या होता है, मिली, तो इसको लिख सकते हो मिली एम्पियर, यानी उस परमाणु के कक्षक में इतना मिली एम्पियर करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। आपका ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ठीक है, अगर ये कुछ नहीं आता है तो यहां तक जरूर करिए। ठीक है, ये 10 पे -3 होता है ना, वो मिली को संबोधित कर रहा है। ठीक है, तो इसके जगह हम मिली लिख देंगे, तो हो जाएगा मिली एम्पियर। क्लियर? तो नोट कर डालिए। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। देखिए 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है, हाँ 2010 में, करा 0.5 मिमी त्रिज्या के एक तार में, क्वेश्चन नोट करते रहें, 0.5 मिमी mm, ठीक है, त्रिज्या के एक तार में, त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की 0.5 एम्पियर की विद्युत
विद्युत धारा, विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। यदि यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ठीक है, संख्या 4 गुणे 10 पे 28 घात प्रति घन मीटर हो, प्रति घन मीटर हो, तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। अनुगमन वेग आपको निकालना है, ठीक है। देखिए इसमें दिया क्या क्या है, धारा दिया है, तार के अनुप्रस्थ काट का त्रिज्या दी गई है, ठीक है, तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, ठीक है। आपसे करा अनुगमन वेग बताइए, तो आप सभी को पता होना चाहिए, धारा दिया अनुगमन वेग पूछ रहा है, तो ये तो फिक्स हो गया, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, जो समीकरण आपने निकाला वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ठीक है। धारा दिया है, अनुगमन वेग पूछ रहा है, तो धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध का जो सूत्र होगा वही सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो देखिए हल करने के लिए पहले देखिए इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्योंकि त्रिज्या दी गई है। देखिए त्रिज्या r बराबर दिया 0.5 एम मिलीमीटर में दिया है, तो पहला काम आप इसको मीटर में बदल लो। मिलीमीटर को अगर आप मीटर में बदलोगे तो कितने से गुणा भाग करोगे, 1000 से, क्योंकि देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है और 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, यानी 1 मीटर में 100 सेंटी और 1 सेंटी में 10, तो 10 गुणे 100 कितना, 1000। 1000 का अंतर होता है मिलीमीटर और मीटर के बीच, तो आप अगर मिलीमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितने से भाग दोगे, 1000 से। तो देखो 0.5 में जब 1000 से भाग दोगे तो यही लिखोगे, 1000 ऐसे लिखोगे ना, तो ये किस में बदल जाएगा जी, मीटर में। और 1000 को हम क्या लिखते हैं, 10 पे 3 घात, ऐसे लिखेंगे 1000 को। अब ये 1000 यानी 10 पे 3 ऊपर ले जाएंगे, तो अब हो गया 0.5 गुणे 10 पे माइनस, अब ये भाग हो गया, ठीक है। r का मान इतना है, तो जब r है तो इस तार का, मान लो ये तार है, इस तार की बात कर रहा है और इसके इस सिरे का त्रिज्या दिया है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए तार के अनुप्रस्थ काट का क्या, क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तार का जो अनुप्रस्थ काट होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार, वृत्ताकार होता है ना, तो यानी वृत्त का आपको क्या निकालना होगा, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ क्या होता है, पाई आर, ये होता है। 4 तब लगता है जब गोला हो,
ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर, क्लियर। जब ये फार्मूला आप यहाँ पे लगाओगे तो पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान इतना है और इसका स्क्वायर कर दो। देखो 3.14 गुणे इसका स्क्वायर करोगे तो 0.25 और इसका स्क्वायर करोगे इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर लो, 25 चौके 100 हासिल 10, 25 एकन्नम 25 और 10 35 हासिल 3, 25 तिया 75 3 78, 2 अंक इसमें 2 अंक इसमें, 4 अंक के बाद दशमलव लगा दो, इतना हो जाएगा, ठीक है। गुणे 10 पे कितना -6, ठीक। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो इतना, जीरो का कोई मतलब नहीं है। इतना मीटर स्क्वायर क्या हो गया, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब देखो धारा दिया है, तार में प्रवाहित धारा, तार में प्रवाहित धारा कितनी धारा है, I बराबर 0 एम्पियर, इतनी धारा तार में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो अनुगमन वेग पूछ रहा है। इसके लिए हमने आपसे पहले ही बोला कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध का जो सूत्र है उस सूत्र को देखिए। सूत्र क्या होता है जी, I बराबर NEA, यही होता है संबंध। हमसे क्या पूछा है, VD अनुगमन वेग। जो VD है ना, इसी का नाम है अनुगमन वेग या प्रवाह वेग, दोनों नाम से जाना जाता है इसको, VD को। हमें ये निकालना है तो इन तीनों को हम इधर भेजेंगे। तो जब VD निकालोगे ये तीनों इधर आएंगे तो I बटा क्या हो जाएगा, NE बराबर इधर बचेगा VD, यानी VD का मान इतना हो गया। अब देखो तो VD बराबर I का मान 0 बटा N, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, देखिए ये है ना 4 गुणे 10 पे 28 इंटू E 1.6 गुणे 10 पे -19 गुणे A, और A का मान हम लोग यहाँ निकाल लिए हैं कितना 0.785 गुणे 10 पे -6, ठीक है। अब इसी को हल कर देना है, हल कर देंगे, VD का मान आपको मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा। हल कैसे करोगे, देखो 16, देखो इसका दशमलव और इसका दशमलव हटा दो, इसमें भी एक अंक के बाद है, इसमें भी एक अंक के बाद है, दोनों का दशमलव हटाओगे तो ऊपर क्या बचेगा और नीचे 16, 16 चौके होता है 64, -19 और -6 -25 और ये +28, तो 28 में से 25 घटा दोगे 3 आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा, +3, ठीक है। अब देखो ये बचा अभी हाई वाला नंबर, ये बचा है, ठीक है। अब क्या करोगे, इसका गुणा इसमें कर लो, या देखो भाई 1000 से दशमलव हट जाएगा तो दशमलव का काम तमाम कर लो, तो ये हो गया 5, दशमलव हटा दिया तो 64 गुणे 7 8 5, इतना आएगा। अब क्या करना आपको, देखो इसका गुणा कर लो आपस में, गुणा करके जितना आएगा उसको नीचे लिखो और उससे 5 में क्या करोगे, भाग दोगे। जब भाग दोगे तो जो मान आएगा वही VD का मान होगा, मीटर प्रति, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है ना, समझ में आ गई जी। क्या करना है, इसका इसमें गुणा करके जो मान आएगा यहाँ लिखेंगे
और उस मान से 5 में तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो इधर, शोर ना करो। एक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, ठीक है। यदि तार की लंबाई खींचकर 3 गुना कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, लिखिए जल्दी, फटाक से लोड कर लीजिए उसको। हो गया। देखो जी, कह रहा है एक तार है, उस तार का प्रतिरोध है 5 ओम। तार को खींचा जा रहा है और खींचकर उसकी लंबाई जो है पहले की लंबाई का 3 गुना कर दिया गया। तो अब तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, बदल जाएगा। भाई लंबाई बढ़ रही है ना, तो प्रतिरोध क्या होगा, बदलेगा ही बदलेगा। बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। जब लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, और जब मोटाई बढ़ती है तो प्रतिरोध, पता है ना। तो बस वही चीज यहाँ देखिए ध्यान से। देखो जब भी आप इसको हल करोगे ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि ये एक तार है, समझ लो यह एक तार है और इसकी लंबाई L और सिरे का क्षेत्रफल A है। ऐसे कंडीशन में इस तार का जो प्रतिरोध है वो 5 ओम। R बराबर क्या होता है जी, R1 बराबर होगा रो L बाई A। पहली स्थिति में इसका प्रतिरोध कितना है, 5 ओम। कितना है, तो इसको लिख देंगे 5 रो L बाई, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। जब लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, ऐसे स्थिति में उस तार का प्रतिरोध कितना है, 5 ओम। तो फार्मूला के आधार पर R का मान हमने 5 लिख दिया। अब करना क्या है, तार को हमें खींचना है, इस तार को बड़ा करना है खींच करके, और कितना बड़ा करना है, इसके 3 गुना के बराबर। यानी अगर ये L है तो वो लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3L। यानी जो नई लंबाई होगी L डैश, उसका मान कितना होना चाहिए, 3L, ठीक है। तो जब लंबाई बदलेगी तो इसकी मोटाई भी, तो देखिए तार पतला हो गया। मान लेते हैं क्षेत्रफल क्या हो गया, A डैश। तो कह रहा अब इसका प्रतिरोध जो है R, वो कितना होगा। अब R का मान आपसे पूछ रहा, समझ में आ गई बात। पहले तार की लंबाई L, मोटाई A, तो तार का प्रतिरोध 5 ओम। अब तार की लंबाई को 3 गुना कर दिया गया पहले से, तो तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए, यदि तार की लंबाई L बराबर या L डैश बराबर कितना, 3L, 3 गुना हो गया ना, 3L। तो क्या हो जाएगा,
यल को इधर लाओगे तो यल डैश बटा यल बराबर कितना, ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखो तार का आयतन, क्या तार का आयतन बदलेगा? नहीं बदलेगा। तार का आयतन नहीं बदलेगा, तार का आकार बदलेगा लेकिन आयतन नहीं बदलता है। आयतन तो उतना ही रहेगा ना। आयतन तब बदलता है जब अलग से कोई पदार्थ उसमें जोड़ते या तार उसमें से काट के निकालते, तब आयतन बदलता। न तार को हमें जोड़ना है न तार को उसमें से काट के, तो तार वही है, बस उसको हम खींच रहे हैं, मोड़ रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो आयतन नहीं बदलेगा। ठीक है। अब हम इतना बड़ा शरीर है, अब चाहे हमको बिठा दो चाहे हवा में लटका दो, तो क्या हमारा आयतन बदल जाएगा? आयतन कब बदलेगा? जब कुछ हमारे ऊपर और लोड दे दो तो वह हमारा आयतन बदल जाएगा। या एक हाथ काट के निकाल दो तो आयतन क्या होगा? समझ में आ गई बात। तो तार वही है, बस आकार बदल रहा है, तो आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है। तो आयतन जब नहीं बदलेगा, इसका मतलब कि पहले जो तार का आयतन था वो बाद वाले तार के आयतन के बराबर होगा। तो देखिए पहले तार का आयतन कितना होगा? L इंटू लंबाई गुणे क्षेत्रफल बराबर बाद के तार का आयतन कितना होगा? L डैश बटा A डैश, क्योंकि बाद वाला तार की लंबाई L डैश माना गया है और क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, L को उधर भेज दो, A डैश को इधर ले आ दो, L उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? L डैश बटा, और A डैश इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब ध्यान देना, L डैश बटा L का मान कितना है? 3। तो इसका मतलब इसका भी मान कितना होगा? इसका भी मान, यानी दोनों के मान क्या रखोगे? 3। समझ में आ गई बात। अब देखो, अब नया प्रतिरोध, नया प्रतिरोध, क्योंकि लंबाई बदल गई, मोटाई घट गई, तो प्रतिरोध बदलेगा, नो डाउट। तो अब देखो R2 या R बराबर क्या हो जाएगा जी? रो L डैश बटा A डैश, यही होगा ना नया प्रतिरोध। अब देखो समीकरण ये हो गया 2। अब करना क्या है आपको? समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देना है। तो देखिए ध्यान से, समीकरण 2 को 1 से क्या करें? भाग दे दें। तो देखो इधर क्या है? R, और इसमें क्या है? 5। हो गया जी। इधर आ जाओ, ये है रो L डैश बटा A डैश, और ये है रो L बटा A, रो से रो खत्म हो गया। देख लो ध्यान से, R बटा बराबर, ऊपर वाला बटा तो ऐसे ही लिखोगे, नीचे वाले बटा को पलट दोगे, ऐसे हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, R बटा 5 बराबर कोने वाले को, अच्छा हाँ ये, चलिए अब देखो L L का बटा कर लो, A को A का बटा कर लो, तो क्या हो जाएगा? L डैश बटा गुणे A बटा A डैश। कुछ दिखा? नहीं दिखा? देखो दिख रहा होगा, R बटी 5 दिख नहीं रहा? ठीक। और इसका मान कितना है वो, और इसका भी मान, तो दोनों के जगह क्या रखोगे? तो 3 गुणे होगा ना, 3 3 9, R बटा 5 बराबर 5 9, तो नया प्रतिरोध कै ओम? बढ़ा कि घटा जी? ठीक है। तो इस तरह अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे करोगे। अब देखो सबसे आसान तरीका, अगर प्रतिरोध को लंबाई को 3 गुना करोगे तो तार का प्रतिरोध उस जितना गुना करोगे उसके स्क्वायर के गुना बढ़ेगा। जैसे 3 गुना किए ना, तो देखो 9 गुना बढ़ा प्रतिरोध, 9 पचे। अगर 2 गुना करोगे तो 4 गुना बढ़ेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 गुना हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा। अगर 4 गुना करोगे लंबाई को तो 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना बढ़ेगा प्रतिरोध, 16 पचे 80 हो जाएगा। अगर 10 गुना करोगे तो 10 का स्क्वायर 100,
100 का गुणा करना पड़ेगा 5 में, 500 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? जितना गुना लंबाई बढ़ाओगे उसके स्क्वायर के गुना के बराबर प्रतिरोध बढ़ेगा। 2 गुना तो प्रतिरोध 4 गुना बढ़ेगा, लंबाई 3 गुना तो प्रतिरोध 9 गुना बढ़ेगा, लंबाई 6 गुना तो प्रतिरोध 36 गुना बढ़ेगा। उसका स्क्वायर बस करते जाओ, ठीक है। अब देखो इसी को अगर बहुविकल्पी में पूछ दे, यही क्वेश्चन बहुविकल्पी में रहे कि किसी तार की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना गुना बढ़ेगा? 16 गुना। सीधे बताओ सर 16 गुना, ठीक है, लगाने की कोनो जरूरत नहीं है। अगर कह दें किसी तार की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कै गुना बढ़ेगा? 9 गुना। 3 का स्क्वायर कर दो। समझ में आ गई बात? अब नोट कर लो। हल्ला ना करो जी। चलो क्वेश्चन नोट करो फटाफट। 2017 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। करा 60 वाट 220 वोल्ट, 60 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट और 100 वाट 220 वोल्ट, ठीक है, कि दो बल्ब श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किए गए हैं, ठीक है। उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से समझिए। 2 बल्ब है, दोनों बल्ब का पावर और वोल्ट अलग अलग है। देखो समझो इसको। एक बल्ब मान लो ये है, एक बल्ब ये है और एक बल्ब ये है। ठीक है, ठीक है जी। ये 2 बल्ब हैं, दोनों का अपना अपना पावर है, अपना अपना वोल्ट है। देखो पहला जो बल्ब है ये, इसका जो पावर दिया है वो है 60 वाट। W का मतलब वाट होता है, और इसका जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। दूसरे वाले का जो पावर दिया है वो 100 वाट है और उसका वोल्टेज भी है
220 वोल्ट। ठीक है, ध्यान देना, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि इसका एक तार और इसके एक तार से ऐसे जोड़ दिए, ठीक, और इसमें से एक तार और इसमें से एक तार निकाल करके हम किसी विद्युत स्रोत से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समझ में आ गई बात? यहाँ पर कोई भी स्रोत लगा दो, बैटरी लगा दो, लगा दिया, तो जिस स्रोत से हमने जोड़ा है इसको, ठीक है, उस स्रोत का जो वोल्टेज है वो भी 220 वोल्ट। कहानी समझ में आ गई? आपसे कह रहा है बताइए कि इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी। धारा निकालनी है आपको, क्लियर? तो धारा निकालने के लिए समझो, पहले दोनों बल्बों का प्रतिरोध निकाल लो। प्रतिरोध, क्योंकि बल्ब का यहाँ पावर और वोल्टेज दिया है केवल। देखो, इस बल्ब का पावर 60 वाट। 60 वाट का मतलब कि यह पर सेकेंड 60 जूल ऊर्जा खर्च, और ये जो बल्ब है इसका पावर 100 वाट, यानी पर सेकेंड ये 100 जूल ऊर्जा खर्च करेगा। इसका वोल्टेज 220 और इसका भी 220। ये बता रहा है कि अगर हमें 220 वोल्टेज की करंट मिलेगी तभी मैं जलूंगा, नहीं तो, समझ में आ गई बात? तो ये वोल्टेज बता रहा है, यानी इसको 220 वोल्टेज का करंट चाहिए, इसीलिए नीचे देखिए 220 से जोड़ा गया है। अगर ये 219 से जोड़ देते ना तो नहीं जलेगा। 220 के ऊपर आपको जोड़ना है, 220, 221, 222 ऐसे जोड़ेंगे जलेगा, लेकिन 219, 219, समझ में आ गई बात? तो देखो ध्यान से इधर, तो हम इसका आर निकालेंगे। आर कैसे निकलेगा? पी दिया हो, भी दिया हो, तो आर कैसे निकलेगा वो? तो देखो क्या लिखेंगे, जब हल करेंगे तो लिखेंगे पहले बल्ब का क्या प्रतिरोध। कैसे निकलेगा? देखो, पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, एक सूत्र आप पढ़े होंगे, P बराबर V स्क्वायर बटे R। जब विद्युत सामर्थ्य पढ़ा रहे थे तो उसमें एक सूत्र निकल के आया होगा, P बराबर V स्क्वायर बटे, तो हमें क्या निकालना है? तो यहाँ इसको भेज देंगे, P को यहाँ भेज देंगे, तो R बराबर क्या निकल के आएगा जी? V स्क्वायर बटे P। समझ में आया बात? तो चूंकि पहले बल्ब का निकाल रहे हैं तो R क्या हो जाएगा? R1, और P क्या हो जाएगा? क्योंकि पहले बल्ब का पावर P1, दूसरे का P2, वोल्टेज तो दोनों का सेम है, ठीक है ना? अब रखेंगे तो देखो R1 बराबर भी कितना है? तो 220 गुणे 200, दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और नीचे P का मतलब 60, 0 से 0, आई देखो दूतिया, 2 ग्राम कट गया। अब क्या करोगे जी? गुणा करोगे ना, 11 शून्य, 11 2, 11 दूना 24, नहीं आएगा, बटे 3, ठीक है? तो पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस इतना ओम हो जाएगा। क्लियर? पहले वाला जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा। अब आते हैं किस पे? दूसरे वाले पे। लिखेंगे दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R2 बराबर V स्क्वायर बटे P2। मान रख दो, R2 बराबर 220 गुणे बटा 100। हई देखो, हई देखो, कट गया ना? 22 का गुणा करो, 4 8 4 आएगा, जहां तक हम जानते हैं। गुणा करके देख लो। देखो 22 दूना 44 को 4 हासिल 4, 22 दूना 44 4 48, देखो आ गया।
22 22 आम 448 होता है। तो ये दूसरे वाले का रेजिस्टेंस आ गया। भाई देखो 3 से कटेगा नहीं, इसलिए हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। तो दोनों के रेजिस्टेंस आ गए। जब दोनों बल्ब श्रेणी में हैं तो इनके रेजिस्टेंस भी श्रेणी में रहेंगे। तो लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो क्या आएगा, R बराबर R1 प्लस R1 है 24-20 बटा, और ये है 4-8-4, ये है। जोड़ लो इसको, देखो 3 का गुणा करो, 3 चौक के 2, 3/5 है, 3 चौक के 14, ये हुआ ना। और इधर देख लो 24-20 प्लस पूरे का बटा 3, जोड़ लो इसको, कितना आएगा 2 0 2, 5 और 2, फिर देखो 4 फिर 1 2 बटा, ये हो गया कुल प्रतिरोध। इतना ओम होगा। देखो कट रहा है तो काट के एक बार चेक कर लो, कट रहा है नहीं। 3 एक ना 3 दूना 3 नवा 2 बच जाएगा, नहीं कटेगा, छोड़ दो इसको। क्या निकालना है वो, धारा, धारा चाहिए ना, ओम का नियम। किसका नियम, ओम का या ओम के नियम से I बराबर V बटे R। तो V का मान दिया 200, R का मान 3,872 बटे 3 ऊपर 0.66 बटा 3,872। अब इसी को हल कर लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 660 में 38-72 से क्या करोगे, भाग दे देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पूरा आंसर आएगा, जानते हैं कितना, 0.17 एम्पियर, ये आंसर आएगा, नोट कर लो।